Good morning, students. Today we take a overview of the third chapter, Theory of Consumer Behavior, and some theoretical tools of analysis. So हम इसके अंदर सिर्फ जो अपेंडिक्स का पोर्शन है वो नहीं कवर करेंगे क्योंकि वो आपको लास्ट वीडियो में अच्छे से कवर करा दिया गया है, तो आप यूटिलिटी वाला टॉपिक वहीं से ही अच्छे से देखें। तो हम इसके अंदर सबसे पहले डिस्कस करने वाले कंसेप्ट ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर के कंसेप्ट को स्टडी करेंगे। Generally, an individual is called a consumer, but in practices, the term consumer is used for institutions, individuals or group of individuals or household. अगर हम बात करते हैं कंज्यूमर की, कंज्यूमर कौन हो सकता है? एक इंस्टीट्यूशंस भी हो सकती है, इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं और एक हाउस होल्ड्स भी कंज्यूमर हो सकता है। तो कंज्यूमर बिहेवियर मीन्स अ वे ही मेक्स हिज चॉइस एज टू हाउ ही शुड स्पेंड हिज इनकम। कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब होता है कि एक कंज्यूमर डिसाइड करता है कि वो अपनी इनकम को किस तरह से स्पेंड करे। द कंज्यूमर डिराइव्स अ यूटिलिटी फ्रॉम हिज एक्सपेंडिचर। कंज्यूमर क्या चाहता है? मैक्सिमम यूटिलिटी चाहता है। यूटिलिटी का मतलब सेटिस्फेक्शन चाहता है, जो भी वो इनकम स्पेंड करता है, और उससे क्या चाहता है? वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन डिराइव करना चाहता है। तो कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब क्या होता है? द कंज्यूमर बिहेवियर इज अ सिचुएशन इन विच अ कंज्यूमर स्पेंड हिज इनकम इन सच अ मैनर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज ही गेट अ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। एक कंज्यूमर क्या करता है? अपनी आय को इस तरह से स्पेंड करता है, इस तरह से खर्च करता है गुड्स और सर्विसेज के ऊपर, वस्तु और सेवाओं के ऊपर, ताकि उसको क्या मिले? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन डिराइव हो। इसी सिचुएशंस को क्या बोला जाता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का नेम दिया जाता है। उसके बाद डेफिनेशन है प्रोफेसर सैमुअलसन के अकॉर्डिंग, द कंज्यूमर इज एन इक्विलिब्रियम व्हेन ही मैक्सिमाइजेस सेटिस्फेक्शन बाय हिज गिवन इनकम एंड द मार्केट प्राइस। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन होती है जहाँ पे कंज्यूमर क्या चाहता है? अपनी दी हुई इनकम पर और जो मार्केट के अंदर प्राइस है उससे क्या चाहता है? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहता है। तो ये था हमारा कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। यहाँ पे आपको जो डायलॉग बॉक्स के अंदर क्या दिया हुआ है? यूटिलिटी का टॉपिक दिया हुआ है। व्हाट इज़ यूटिलिटी? यूटिलिटी इज़ द वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द गुड्स यू आर फीलिंग अ थ्रस्टी। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? जो आपकी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करती है। मान लो अगर आप थ्रस्टी फील कर रहे हो, यू कैन क्विंच योर थ्रस्ट बाय ड्रिंकिंग अ वाटर। आप अपनी प्यास कैसे बुझा सकते हो? एक घुट पानी पीकर। वन क्विंच का मतलब एक घुट पानी पीकर आप अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पावर ऑफ वाटर बाय योर थ्रस्ट कैन बी क्विंच इज कॉल्ड अ यूटिलिटी। जिस पानी को पीने से आपको जो सेटिस्फेक्शन मिली, आपकी जो थ्रस्ट खत्म हुई, उसको क्या बोला जाता है? यूटिलिटी बोला जाता है। उसके बाद हमारा टॉपिक है बजट्स एंड द बजट सेट एंड बजट लाइन। बजट लाइन को बजट प्राइस भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा टॉपिक है बजट, कंज्यूमर बजट का। कंज्यूमर बजट मीन स्पेसिफिक इनकम ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर बजट का मतलब होता है कि उस स्पेसिफिक इनकम से है कंज्यूमर की, जहाँ पर कंज्यूमर, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर वी एज्यूम डैट कंज्यूमर है स्पेसिफिक इनकम। सबसे पहले कंज्यूमर के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि कंज्यूमर के पास क्या एक स्पेसिफिक इनकम है। इट इज़ ऑल्सो एज्यूम डैट द कंज्यूमर स्पेंड हिज इनकम given income on the purchase of goods and the price of which are already determined and known to consumer. It is also assumed that, इसके साथ ये भी माना जाता है कि कंज्यूमर जो इनकम स्पेंड करता है टू गुड्स को परचेज करने के लिए, विच आर ऑलरेडी डिटरमाइंड एंड नोन टू कंज्यूमर, जो उसकी प्राइस होते हैं उसको कंज्यूमर को ऑलरेडी पहले से ही पता होता है। कंज्यूमर उसके प्राइस क्या जानता है? ऑलरेडी पहले से ही जानता है। देखो हमने यहाँ पे कंज्यूमर का जो कंज्यूमर बजट वाला टॉपिक था, अपनी जो लास्ट वीडियो जो पर्टिकुलर इसकी वीडियो की थी कंज्यूमर बजट की, वहाँ पे अच्छे से इसको डिस्कस किया था। यहाँ पे सिर्फ एक ओवरव्यू ले रहे हैं, और आपकी बुक में यहाँ पे जो बजट की इक्वेशन है वो नहीं बताई गई। आपकी बुक के अकॉर्डिंग लेट अस अज्यूम दैट अ कंज्यूमर हैज़ अ बजट। कंज्यूमर के पास कितने रुपीज़ हैं? 60 रुपीज़ हैं। वो अपने बजट को स्पेंड करता है। वो क्या परचेज करता है? यूनिट 1, यूनिट ऑफ गुड्स 1 और यूनिट ऑफ गुड्स 2। अब यूनिट ऑफ गुड्स 1 के लिए उसने एप्पल वर्क का यूज़ किया, यूनिट ऑफ गुड्स 2 में वो ऑरेंजेस परचेज करता है। अब जो एप्पल के प्राइसेस हैं, एप्पल के प्राइसेस कितने हैं? 60 रुपीज़ है। एप्पल के प्राइसेस कितने हैं? 2 रुपीज़ है। यूनिट 1 गुड्स के प्राइस कितने हैं? 2 रुपीज़ है। और यूनिट 2 गुड्स के प्राइस कितने हैं? 1 रुपीज़ है। और जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन है, आप अपनी बुक को एक बार ओपन करके देखिए, जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन है उस फर्स्ट कॉम्बिनेशन के अंदर जो यूनिट ऑफ गुड्स 1 दिया हुआ है, वहाँ पे एक भी कमोडिटी जो है गुड्स 1 की परचेज़ नहीं करता है, 0 कमोडिटी परचेज़ करता है, और पूरी की पूरी कमोडिटी यूनिट्स ऑफ गुड्स 2 मतलब ऑरेंज परचेज़ करता है। और ऑरेंज के प्राइस कितने हैं? 1 रुपीज़ है। और सभी के सभी ऑरेंज परचेज़ करेगा तो 60 रुपीज़ उसके पास है, तो उस कितने ऑरेंज परचेज़ कर सकता है? 60 ऑरेंज परचेज़ कर सकते हैं। कितनी यूनिट परचेज़ करेगा गुड्स 2 की? 60 यूनिट। उसके बाद आप अपनी बुक में देखो जो सेकेंड कॉम्बिनेशन, हम इसको बी कॉम्बिनेशन का नेम दे देते हैं, वहाँ पे यूनिट ऑफ गुड्स 1 कितनी परचेज़ करता है? 10 यूनिट। अब उसके पास 60 रुपीज़ उसकी इनकम है, ठीक है। उसके अंदर वो यूनिट ऑफ गुड्स 1 की 10 यूनिट परचेज़ करता है।
ठीक है, 10 यूनिट परचेज करता है और गुड्स 1 के प्राइस कितने हैं, 2 रुपीज़ है और गुड्स 2 के प्राइस 1 रुपीज़ है। अब 10 यूनिट इसकी कैसे परचेज कर सकते हैं, 10 यूनिट कैसे परचेज करूँगी मैं, मतलब 20 रुपीज़ तो वो कहाँ पे स्पेंड कर, अगर 10 यूनिट परचेज करी तो 10 टू द 20 रुपीज़ तो मैंने किसके ऊपर स्पेंड कर दिए, एप्पल के ऊपर स्पेंड कर दिए, बाकी के 40 रुपीज़ रह गए और वो गुड्स 2 का प्राइस है भी कितना 1 रुपीज़ है और 40 रुपीज़ रह गए, तो मतलब 40 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 40, मतलब कितनी यूनिट परचेज कर सकता है गुड्स 2 की, 40 यूनिट्स परचेज कर सकता है। तो सेकेंड कॉम्बिनेशन क्या निकल कर आता है कि यूनिट ऑफ गुड्स 1 के ऊपर वो 20 रुपीज़ स्पेंड करता है और गुड्स 2 के ऊपर कितना स्पेंड करता है, 40 रुपीज़ स्पेंड करता है। अगर आपने जो वीडियो लास्ट देखी हो तो वहाँ पे फॉर्मूला बताया गया था, P1 प्राइस ऑफ गुड्स 1 के जो प्राइस हैं, जितनी यूनिट्स वो गुड्स 1 की परचेज करता है, प्लस में गुड्स 2 के जो प्राइस हैं मल्टीप्लाई में गुड्स 2 की जितनी वो यूनिट्स परचेज करता है। किसके इक्वल होनी चाहिए, आपके पास जो मनी है, मतलब आपके पास जो 60 रुपीज़ हैं वो इसके इक्वल आना चाहिए, क्योंकि कंज्यूमर बजट की ये अजम्पशंस है, ये प्रॉपर्टीज़ कह सकते हो कि कंज्यूमर बजट के अंदर कंज्यूमर क्या करता है, अपनी ओवरऑल इनकम किसके ऊपर स्पेंड कर देता है, गुड्स के ऊपर ही स्पेंड कर देता है। ये कंज्यूमर बजट की जो है वो प्रॉपर्टीज़ मानी जाती है। उसके बाद जो हमारा थर्ड कॉम्बिनेशन उसके अंदर वो 20 यूनिट्स एप्पल की परचेज करता है, मतलब 20 टू ज़ा 40 रुपीज़ तो वो एप्पल के ऊपर स्पेंड कर देता है, बाकी के बचे हुए 20 रुपीज़ कहाँ पे स्पेंड करता होगा, गुड्स 2 पे, और गुड्स 2 का प्राइस कितना है 1 रुपीज़, 20 मल्टीप्लाई 1 20 रुपीज़। अब नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन आ रहा है उसके अंदर क्या कर रहा है कि नेक्स्ट कॉम्बिनेशन के अंदर सभी की सभी यूनिट्स क्या करता है, एप्पल की परचेज करेगा और एप्पल के जो प्राइस है 2 रुपीज़ पर यूनिट के अकॉर्डिंग है, और जब 2 रुपीज़ पर यूनिट के अकॉर्डिंग है तो आप कितने एप्पल परचेज कर सकते हो, 60 डिवाइड में 2 30 यूनिट आप किसकी परचेज कर सकते हो, एप्पल की परचेज कर सकते हो। और आपके पास कोई भी मनी है, मतलब 60 इज इक्वल टू 60 के इक्वल आ गया, तो मतलब गुड्स 2 की यूनिट्स क्या होंगी, 0। तो कंज्यूमर बजट क्या बताते हैं कि कंज्यूमर बजट के अंदर कंज्यूमर के पास स्पेसिफिक इनकम है इन विच अ कंज्यूमर स्पेंड हिज इनकम ऑन 2 सेट ऑफ गुड्स विद अ गिवन प्राइस एंड गिवन इनकम, जहाँ पे कंज्यूमर क्या करता है 2 सेट ऑफ गुड्स के ऊपर अपनी मनी स्पेंड करता है एक गिवन प्राइस और गिवन इनकम के ऊपर। अब बजट सेट क्या होता है, जितने भी अटेनेबल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनते हैं 2 सेट ऑफ गुड्स के, ये जो आपने कॉम्बिनेशन बनाया 2 सेट ऑफ गुड्स के, इन कॉम्बिनेशंस को क्या बोला जाता है, बजट सेट बोला जाता है। उसके बाद आता है बजट लाइन। बजट लाइन की सिंपल इन शॉर्ट वर्ड आपसे कोई पूछे बजट लाइन क्या होता है तो आप एक लाइन में बता सकते हो, बजट लाइन इज अ डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ बजट सेट। बजट लाइन का एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, किसकी, बजट सेट की डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, बजट लाइन के अंदर जितने भी हमारे कॉम्बिनेशंस बने थे, मतलब जितने भी यूनिट परचेज करता है, गुड्स 1 की एक भी यूनिट परचेज नहीं करेगा तो यहाँ पे इसका कॉम्बिनेशन ओ एक्सिस पे बनेगा, गुड्स 2 का इसके ऊपर, तो आपकी जो बजट लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रीट लाइन आ जाएगी। और इस लाइन को क्या बोला जाता है, बजट लाइन भी बोलते हैं और प्राइस लाइन भी बोला जाता है। जो लाइन ए बी फिगर आपको रिप्रेजेंट की गई है उसके अंदर अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं, इस कॉल्ड अ बजट लाइन वाई। इसको बजट लाइन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर कंज्यूमर क्या करता है, अपनी कंप्लीट इनकम क्या करता है 2 सेट ऑफ गुड्स के ऊपर स्पेंड कर देता है, जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनते हैं उसके ऊपर स्पेंड कर देता है। और इस लाइन को हम जो स्ट्रीट लाइन है, इसको नेम ए बी दिया गया, आप देना चाहो एम एन कुछ भी दे सकते हो, उस अकॉर्डिंग आप अपनी प्रेजेंटेशन में एक्सप्लेनेशन में इसको एक्सप्लेन कर दोगे। उसके बाद जो हमारी इस कॉल्ड प्राइस लाइन, प्राइस लाइन की जो क्या थी, P1 डिवाइड में P2 इसकी इक्वेशन है, और यहाँ पे माइनस का साइन लगता है क्योंकि हम गुड्स 2 की यूनिट को गेन करने के लिए जो हम गुड्स 1 का सेक्रीफाइस करते हैं, या गुड्स 1 को गेन करने के लिए गुड्स 2 का सेक्रीफाइस करते हैं, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, क्या साइन यूज़ करते हैं, सिंबल माइनस का। तो यहाँ पे हमारा माइनस का साइन भी आता है P1 डिवाइड में P2। उसके बाद है अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस। मतलब क्या है, ये आपके पास बजट है, ठीक है, ये आपकी बजट लाइन है। अब ए बी बजट लाइन है आपकी, और ये आपको रीज़न दिखाई दे रहा है, फिजिबल है, मतलब फिजिबल रीज़न का मतलब इतना आपके पास बजट है, आप इतने यूनिट्स आप गेन कर सकते हो इस लाइन के अंदर की, लाइन के अंदर का जो कॉम्बिनेशन से आप गेन कर सकते हो। लेकिन आप क्या इस बजट के बाहर जा सकते हो, नहीं जा सकते, क्योंकि एक कंज्यूमर के पास जो 60 रुपीज़ है, 60 रुपीज़ के बाहर जाकर वो 70 रुपीज़ की गुड्स परचेज नहीं कर सकता। वही बात हम सिंपल सी एक लाइन बोलते हैं, चादर के बाहर पैर नहीं पसारना चाहिए, जितना उतने में ही हैप्पी रहना चाहिए। तो मतलब क्या है, अगर एक कंज्यूमर की जो इनकम है वो 60 रुपीज़ है तो वो 60 रुपीज़ तक ही गुड्स परचेज कर सकता है, उसके बाहर जो नॉन फिजिबल रीज़न है वहाँ तक गुड्स और सर्विसेज को परचेज नहीं कर सकता। अब आप इसके अंदर एक में कॉम्बिनेशन दिया जाता है कि क्या आपके बजट लाइन शिफ्ट भी हो सकती है। हाँ जी, बजट लाइन शिफ्ट हो सकती है, क्योंकि हम इसके अंदर दो
चीज़ें लेकर चलता है, प्राइस को और कंज्यूमर की इनकम को। इनकम के अकॉर्डिंग और प्राइस के अकॉर्डिंग गुड्स और सर्विसेज में बजट लाइन चेंज हो सकता है। अब हम जो बजट लाइन कहते हैं, हमारा ए बी बजट लाइन है। अगर एक कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाएगी तो उसका बजट लाइन कहाँ शिफ्ट होगा, राइटवर्ड। अगर कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज होगी तो बजट लाइन कहाँ शिफ्ट होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये तो थी शिफ्टमेंट की बात। अब प्राइस को लेकर भी गुड्स और सर्विसेज जो बजट लाइन है शिफ्ट हो सकती है अगर हमारी प्रॉपर बजट लाइन है। अगर हम कहते हैं कि OX के ऊपर जो गुड्स 1 है उसके प्राइस क्या हैं, वो बढ़ जाते हैं, ये गुड्स जो है बढ़ जाते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी कम यूनिट परचेज कर पाएंगे। अगर उसके प्राइस कम हो जाते हैं तो हम उसकी यूनिट्स ज़्यादा परचेज कर पाएंगे। ज़्यादा यूनिट परचेज कर पाएंगे तो लेफ्ट राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, कम यूनिट परचेज कर पाएंगे तो OX के ऊपर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इन द सेम सेंस अगर गुड्स Y के जो प्राइस हैं वो बढ़ जाते हैं, गुड्स Y के प्राइस बढ़े जाएंगे तो हम कम यूनिट परचेज कर पाएंगे, तो डाउनवर्ड शिफ्ट होगा। अगर ज़्यादा इसके प्राइस क्या हो जाते हैं, डिक्रीज़ हो जाते हैं, तो हम इसकी यूनिट ज़्यादा परचेज कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये कहाँ पे शिफ्ट होगा, हमारा अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो सिर्फ आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या करता है, गुड कॉम्बिनेशन जितने भी उसने पीछे हमने जो कॉम्बिनेशंस लिए थे कि एप्पल की जो यूनिट्स है वो 1 परचेज़ कर रहा है और ऑरेंज की 10 यूनिट परचेज़ कर रहा है, एप्पल की 2 तो ऑरेंज की 7। मतलब क्या है, इसको बोला जाता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जो हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं उसके अंदर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, एज अ कंज्यूमर एक्वायर्स मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। जैसे जैसे कंज्यूमर क्या करता है, मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी को एक्वायर करता है, उसकी जो इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर्स होती है उस कमोडिटी को परचेज करने की, वो क्या होती जाती है, कम। देखो आपके पास क्या है, बहुत सारे शूज़ हैं एडिडास के, मतलब बहुत सा कंपनी के ब्रांडेड शूज़ हैं। तो आपकी क्या होगी, जो नॉर्मल शूज़ लेने की, जो नॉर्मल लोकली जो शूज़ होते हैं उसको परचेज़ करने की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। ठीक है। उसी तरह जैसे जैसे कंज्यूमर क्या करता है, कमोडिटी की जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स कमोडिटी परचेज़ करता है, उसकी इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर, उसको परचेज़ करने की जो डिज़ायर होती है, इच्छा क्या होती जाती है, कम। अगर उसके पास उस चीज़ की कमी है, उसके पास वो कमोडिटी अवेलेबल ही नहीं है, बहुत कम अवेलेबल है, तो उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे हम जो कॉम्बिनेशन है उनको देखते हैं। मेनली जो कॉम्बिनेशन बने थे हमारे एप्पल और ऑरेंज के, हमने बजट लाइन में क्या देखा कि सभी के सभी जो कंज्यूमर है इनकम वो गुड्स 1 के ऊपर भी स्पेंड कर सकते हैं, गुड्स 2 के ऊपर भी। लेकिन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है वो इंडिफरेंस कर्व के ऊपर बेस होता है। अगर आपने इंडिफरेंस कर्व का देखा हो तो इंडिफरेंस कर्व हमारा कन्वेक्स होता है टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ओ एक्सिस से टच नहीं करता, यहाँ से टच नहीं करता। तो यहाँ पे जो गुड्स 1 और गुड्स 2 की जो यूनिट्स हैं वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। जो ए कॉम्बिनेशन बन रहा है हमारा, ए कॉम्बिनेशन एप्पल का और ऑरेंज का, ए कॉम्बिनेशन के अंदर आप अपनी बुक में अगर देख पा रहे हैं तो एप्पल की उसने 1 यूनिट परचेज़ किया और ऑरेंज की 10 यूनिट्स परचेज़ किए इनिशली। बी कॉम्बिनेशन क्या कहते हैं कि एप्पल्स की 2 यूनिट्स परचेज़ किया और ऑरेंजेस की 7। मतलब क्या, एप्पल की 1 यूनिट को गेन करने के लिए, एप्पल की 1 यूनिट को गेन करने के लिए बी कॉम्बिनेशन के अंदर 3 यूनिट्स ऑरेंज की क्या किए हैं, सेक्रीफाइस किए हैं। इसी सेक्रीफाइस को जब हम 1 यूनिट गेन करते हैं और सेकेंड वाली कमोडिटी को सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं, इसी को क्या बोला जाता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोला जाता है। सी कॉम्बिनेशन क्या है, वहाँ पे हमने एप्पल की 2 से 3 यूनिट्स को गेन करने के लिए ऑरेंजेस की 7 से 5 यूनिट, मतलब 2 यूनिट्स का क्या किया, सेक्रीफाइस। यहाँ पे आप कैसे सेक्रीफाइस करें, पहले 3 यूनिट का, फिर 2 यूनिट का, फिर 1 यूनिट का सेक्रीफाइस करें, 3 2 1। मतलब आप क्या कर रहे हो, डिमिनिशिंग रेट से क्या कर रहे हो, यहाँ पे यूनिट्स का क्या कर रहे हो, सेक्रीफाइस कर रहे हो। तो हमारा फर्स्ट जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आया, निकल कर क्या निकल कर आया, 3:1, 2:1, 1:1। ये क्या आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसी रेट को, जिस रेट से आप क्या करते हो, यूनिट्स को गेन कर रहे हो, जिस रेट से आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, इसी रेट को क्या बोला जाता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोला जाता है। उसके बाद आपका टॉपिक है इंडिफरेंस कर्व का। इंडिफरेंस कर्व क्या होती है, इंडिफरेंस कर्व अ कर्व विच अ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिफरेंस सेट, जहाँ पे आप इंडिफरेंस सेट को डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन करते हो। जो आपके पास ऊपर जो कॉम्बिनेशन दिया हुआ है 1 10, ठीक है, अगर आप इसी को ही डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करते हो, 10 यूनिट ऑरेंज की ओ एक्सिस पे हम एप्पल ले लेते हैं, ऑरेंज ले लेते हैं ओ एक्सिस के ऊपर, 10 यूनिट किसकी गेन की है, ऑरेंज की, और 1 यूनिट एप्पल की। 2 यूनिट किसकी गेन की है हमने, एप्पल की, और 7 यूनिट किस
का सेक्रीफाइस के यहाँ पे हमने क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है, 3 यूनिट का सेक्रीफाइस किया और 7 यूनिट किसकी गेन किया, ऑरेंज की। ऑरेंज की 2 यूनिट सेक्रीफाइस करके हमने एप्पल की 1 यूनिट गेन की है। उसके बाद 4 ऑरेंज और 4 एप्पल। तो जितने भी ये पॉइंट्स आए, अगर आप इन पॉइंट्स को आपस में ड्रॉ आउट करके मिला दोगे तो इन्हीं जो इंडिफरेंस सेट का जो ये कॉम्बिनेशंस है, इसको क्या बोल जाता है, इंडिफरेंस सेट का कॉम्बिनेशन। इसी कॉम्बिनेशंस को जब आपस में डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन किया जाता है, इसको क्या बोला जाता है, इंडिफरेंस सेट। तो इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन आप क्रिएट कैसे करोगे, इंडिफरेंस कर्व इज अ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द इंडिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिफरेंस सेट। जब हम डायग्रामेटिकली रेखा चित्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं तटस्थ वक्र के जितने भी कॉम्बिनेशंस होते हैं संयोगों को, उसको क्या बोला जाता है, इंडिफरेंस कर्व कहा जाता है। इंडिफरेंस कर्व की जो शेप होती है वो कैसे होती है, कन्वेक्स होती है टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। और एक बात और, जितने भी ये कॉम्बिनेशंस हमारे बनते हैं, इस कॉम्बिनेशन पे हर लेवल के ऊपर जो सेटिस्फेक्शन लेवल क्या रहता है, सेम। मतलब A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C इज इक्वल टू D, मतलब सभी कॉम्बिनेशन जितने भी डिफरेंट कॉम्बिनेशन है इसके ऊपर सेटिस्फेक्शन लेवल क्या रहेगा, सेम रहता है। उसके बाद है इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप क्या होता है, इंडिफरेंस मैप रेफर्स टू सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व के सेट को ही क्या बोला जाता है, इंडिफरेंस मैप। जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा, 2 और मोर जब इंडिफरेंस कर्व शो किए जाते हैं एक ही डायग्राम के अंदर, उसी को क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस मैप कहा जाता है। उसके बाद प्रॉपर्टीज, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडिफरेंस कर्व का है, जो 4 मार्क्स का हमारा बनता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व की क्या प्रॉपर्टीज़ है। इंडिफरेंस कर्व की जो मेनली प्रॉपर्टीज़ है हमारी, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी, इंडिफरेंस कर्व आर negatively sloped or they can be, indifference curve are negatively sloped or slope downward। indifference curve का जो slope होता है वो कैसा होता है, downward होता है, from left to right। सेकेंड प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ये हमारा ओरिजिन है, इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, ओरिजिन से कन्वेक्स होती है, ऊपर की तरफ होती है, ओ एक्स के ऊपर झुकी नहीं होती, ओ एक्सिस से ऊपर की तरफ होती है। इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। जब भी 2 इंडिफरेंस कर्व बनाए जाते हैं एक ही कर्व के अंदर, वो कभी भी एक दूसरे को मतलब इंटरसेक्ट नहीं करते। इंटरसेक्ट का मतलब है कभी भी ऐसे इंटरसेक्ट आपस में नहीं करती। हायर द इंडिफरेंस कर्व शो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। देखो एक बार कंज्यूमर को यहाँ पे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, अगर उसकी इनकम यहाँ बढ़ जाती है तो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल कहाँ चल जाएगा, हाई इंडिफरेंस कर्व होगा तो सेटिस्फेक्शन भी कैसे होगा, आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जहाँ पर वो सिर्फ 1 यूनिट परचेज कर पा रहा था ओ एक्सिस की, वहाँ पे सेकेंड इंडिफरेंस कर्व के ऊपर 2 यूनिट परचेज कर पाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी है, इंडिफरेंस कर्व नीदर टचेज ओ एक्सिस एंड ओ वाई एक्सिस। ना तो ओ एक्सिस के ऊपर टच करते हैं नॉर ओ वाई एक्सिस के ऊपर टच करते हैं इंडिफरेंस कर्व। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज क्या है, नेगेटिवली स्लोप्ड होते हैं, कन्वेक्स होते हैं टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, इंटरसेक्ट नहीं करते कभी भी एक दूसरे को, हाई इंडिफरेंस का हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है, नीदर टचेज ओ एक्सिस नॉर ओ वाई एक्सिस के ऊपर कभी भी टच नहीं करते। उसके बाद हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ टूल्स कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का हम टॉपिक कर रहे हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को अगर आपने लास्ट वीडियो में देखा हो तो हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को प्रीवियस वीडियोस में हमने कहा था कि इंडिफरेंस कर्व के हेल्प से और बजट लाइन की हेल्प से, मतलब बजट या प्राइस लाइन की हेल्प से हम इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को। ये हमारा क्या है, बजट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, और ये क्या हमारी इंडिफरेंस कर्व। जहाँ पर आपस में पॉइंट्स मीट आउट होते हैं, टेंजेंट करते हैं, इंडिफरेंस कर्व जहाँ पे बजट लाइन के ऊपर टेंजेंट करेगा, मीट आउट होगा, उसी पॉइंट को, क्यू पॉइंट आपकी बुक के अकॉर्डिंग, उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, इंडिफरेंस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहा जाता है। अगर इंडिफरेंस कर्व आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, क्या एक कंज्यूमर अपनी बजट लाइन के बाहर जा सकता है, नहीं जा सकता, तो मतलब कंज्यूमर बजट लाइन के बाहर नहीं जा सकता, तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। अगर इंडिफरेंस कर्व हमारा अंदर की तरफ है, बजट लाइन के अंदर की तरफ ड्रॉ आउट किया, जब कंज्यूमर का बजट इतना है तो वो कम सेटिस्फेक्शन क्यों चाहेगा, वो तो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन चाहेगा अपनी बजट लाइन के अकॉर्डिंग। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बजट लाइन के अंदर भी इंडिफरेंस कर्व के ऊपर नहीं बन सकता। तो बजट लाइन कहाँ पर बनता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कहाँ पर होता है, जहाँ पे इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन के इक्वल होता है, वहाँ पे क्या होता है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर होता है। देख लेते हैं बुक के अंदर क्या दिया हुआ है। टूल ऑफ एनालिसिस एज डिस्कस्ड अबव आर यूटिलाइज्ड टू एक्सप्लेन द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ऑफ कोर्स दिस component of consumer behavior is
not explicit specified in the syllabus. However, we are offering a brief description of this component. आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तो नहीं है, फिर भी आपको नॉलेज होनी चाहिए. As already stated, consumer equilibrium refers to a situation where the consumer spend his given income on different goods in such a manner that he maximizes total satisfaction. एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब होता है, उस सिचुएशन के अंदर होता है जहाँ पे कंज्यूमर जितनी भी इनकम अपनी स्पेंड करता है डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज के ऊपर, ताकि उसको क्या मिले, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. तो डेफिनेशन आप खुद क्रिएट कर सकते हो कि एक उपभोक्ता संतुलन के अंदर कब होता है, व्हेन अ कंज्यूमर स्पेंड हिज डिफरेंट इनकम ऑन डिफरेंट सेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर गेटिंग अ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. जब एक कंज्यूमर अपनी इनकम को, अपनी आय को इस तरह से खर्च करता है डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज के ऊपर, अलग अलग वस्तु और सेवाओं के ऊपर, उसको क्या मिले, अधिक से अधिक संतुष्टि मिले, उसको क्या बोला जाता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोला जाता है. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कहाँ पर है, ई क्यू पॉइंट के ऊपर कंज्यूमर क्या होगा, इक्विलिब्रियम के अंदर होता है. उसके बाद आपको क्या करना है, इस डायग्राम में की प्रेजेंटेशन एक्सप्लेनेशन देनी है. ओ एक्सिस के ऊपर गुड्स 1 है, ओ एक्सिस के ऊपर गुड्स 2 है. आई सी इन डिफरेंस कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ए बी है वो हमारी प्राइस लाइन है, बजट लाइन को रिप्रेजेंट करती है. डायग्राम के अंदर जो भी हमारा क्यू पॉइंट है वो कंज्यूमर क्या अचीव करना चाहता है, वहाँ पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव करता है. जहाँ पे हमारी बजट लाइन के ऊपर, मतलब बजट प्राइस या प्राइस लाइन के ऊपर इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट होगा, स्लोप करेगा, उसी पॉइंट को क्या बोला जाता है, हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं. या फिर इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम कंजप्शन पॉइंट भी बोला जाता है, जहाँ पे कंज्यूमर क्या होता है, इक्विलिब्रियम के अंदर होता है. एक लास्ट लाइन में, इसी टॉपिक के अंदर लास्ट लाइन में आपको दिया गया मोनोटोनिक प्रेफरेंस. मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब होता है जहाँ पे कंज्यूमर क्या करता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, मतलब बहुत सारी एक्सेस में गुड्स और सर्विसेज को परचेज करके, डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज को परचेज करके हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन चाहता है, उसको क्या बोला जाता है, मोनोटोनिक प्रेफरेंस. कंज्यूमर का नेचर कैसे होता है, रैशनल नेचर का होता है. वो मतलब क्या, वो डिफरेंट जहाँ पे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है, वो वहीं पे गुड्स और सर्विसेज को परचेज करना, उसी गुड्स और सर्विसेज को परचेज करना पसंद करता है. इसलिए कहा जाता है कंज्यूमर कैसा होता है, रैशनल नेचर का होता है. तो ये हमारा क्या था, टॉपिक था किस चीज़ को लेकर, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर को लेकर. आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसका ओवरव्यू. और जो इसका यूटिलिटी कंसेप्ट है, वो आप यूटिलिटी जो कंसेप्ट है वो आप लास्ट वीडियो में देखेंगे, जो हमने प्रीवियस वीडियो की थी. थैंक यू.